हाँ जी, चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन या पेशीय संकुचन जिसको अपन कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन या अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पेशीय संकुचन, है ना। ठीक है, तो चलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, पेशीय संकुचन की बात करें, तो यहाँ पर दो तरह के फिलामेंट की अपन बात करते हैं, दो तरह के तंतु जो होते हैं। ठीक है, जो मसल्स होते हैं उनमें एक तो मिलता है आपको प्राइमरी फिलामेंट। प्राइमरी फिलामेंट पहले अपन संरचना पढ़ते हैं, फिर संकुचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। प्राइमरी फिलामेंट होता है प्राथमिक तंतु जिसको अपन कहते हैं। प्राइमरी फिलामेंट जो होता है वो तुलनात्मक रूप से मोटा होता है। प्राइमरी फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन से बना होता है। ठीक है, और मायोसिन का जो एकलक होता है, मायोसिन का जो एकलक है, जो इसकी यूनिट है, जो इसकी इकाई है, उसको अपन कहते हैं मेरोमायोसिन। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि मायोसिन जो होता है वो मीरोमायोसिन का बहुलक होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। ऐसे कई सारे मीरोमायोसिन, लगभग 500 मीरोमायोसिन से मिलकर एक मायोसिन बनता है। अब मीरोमायोसिन का संरचना अपन देखें, ये यहां पर इसका हेड है, शीर्ष भाग है, ये इसकी नेक होती है। ठीक है, और सबसे लंबा भाग इसका ये टेल है। आप देख सकते हैं इसका जो हेड होता है वो ग्लोब्यूलर होता है, और जबकि इसकी टेल होती है वो तंतु रूपी होती है, फिलामेंटस होती है। ठीक है, इसके हेड में, इसके शीर्ष भाग में यहां पर एक्टिन बंधन स्थल मिलता है। एक्टिन बंधन स्थल या एक्टिन बाइंडिंग साइट जिसको कहते हैं। ये जो एक्टिन बंधन स्थल है, इसकी सहायता से ये एक्टिन से जाकर जुड़ता है। कब जुड़ता है, जब पेशीय संकुचन होता है तब जाकर जुड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर ये एटीपी बंधन स्थल है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये जो है एटीपी बंधन स्थल है, जिसकी सहायता से ये जिसकी ऊर्जा प्राप्त करके, मतलब एटीपी की ऊर्जा लेकर ये फिर एक्टिन से जुड़ता है इसकी सहायता से। यहाँ पर एटीपी जुड़े होते हैं जो इनको ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की अवधि में अपन बात करेंगे। तो ऐसी 500 संरचनाओं से मिलकर क्या बनता है, एक मायोसिन बन रहा होता है। ठीक है, दूसरी बात करें सेकेंडरी फिलामेंट की, तो है प्राइमरी फिलामेंट। प्राइमरी फिलामेंट के बाद अपन आते हैं सेकेंडरी फिलामेंट पर। द्वितीयक तंतु, सेकेंडरी फिलामेंट जो होते हैं पतले होते हैं। सेकेंडरी फिलामेंट तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। इसमें आपको एक्टिन मिलेगा, ट्रोपोमायोसिन मिलेगा और ट्रोपोनिन मिलेगा। इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, ये द्वितीयक तंतु बनता है, सेकेंडरी फिलामेंट बनता है। ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से मिलकर। ठीक है, इनकी संरचना देखते हैं अपन किस तरह से होती है सेकेंडरी फिलामेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जी एक्टिन है। एक अगर ले तो ये क्या है, जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन है, और ये ऐसे कई सारे जी एक्टिन मिलकर आपस में एफ एक्टिन बना लेते हैं। ये एफ एक्टिन है, ये दूसरा एफ एक्टिन है। ठीक है, एफ मतलब फिलामेंटस, तंतु रूपी। ठीक है, तो ग्लोबुलर एक्टिन बहुत सारे हैं, उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, फिलामेंट बना लिया है। ठीक है, इसके चारों तरफ ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु लिपटे होते हैं। ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट, दो तंतु जो हैं वो इनके चारों तरफ लिपटे होंगे। ये ट्रोपोमायोसिन बना रहे हैं अपन। ये ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, मतलब एफ एक्टिन होंगे दो, आप ऐसे देखो, उसके चारों तरफ दो ट्रोपोमायोसिन के तंतु भी लिपटे होंगे। ठीक है, दो ट्रोपोमायोसिन के तंतु हैं, और ट्रोपोमायोसिन के बीच में नियमित अंतराल पर ट्रोपोनिन होता है। यहाँ पर नियमित अंतराल पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर नियमित अंतराल पर ट्रोपोनिन मिलेगा। ये हो गए ट्रोपोनिन। और ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मिलकर क्या कर रहे हैं भाई, एक्टिन के ऊपर। तो एक्चुअली ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं, ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के उस स्थल को ढककर रखते हैं जिस स्थल से मायोसिन जुड़ने वाला है। उस स्थल को ढककर कब रखते हैं, जब पेशीय शिथिलन होता है, पेशीय विराम अवस्था में होती है। ठीक है, अदरवाइज ढक्कन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा, मायोसिन एक्टिन से जुड़ गया तो पेशीय संकुचन हो जाएगा, तो पेशीय विराम अवस्था में कभी रह ही नहीं सकती। ठीक है, तो विराम अवस्था के दौरान क्या होता है, एक्टिन की वो जगह जहां से कि मायोसिन जुड़ने वाला है, उस जगह को किसने ढककर रखा है, उस जगह को ढककर रखा है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ने। ठीक है, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपन कह सकते हैं कि जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन, ये एक्टिन के मायोसिन बंधन स्थल को ढककर रखते हैं। एक्टिन के मायोसिन बंधन स्थल को क्या करते हैं, ढककर रखते हैं। ठीक है, पेशी की विराम अवस्था के दौरान, शिथिलन के दौरान। चलिए अब अपन देखते हैं कि पेशी संकुचन की जो क्रियाविधि है वो होती कैसे है। ठीक है, चलिए पेशी संकुचन पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, पेशियों की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, सूक्ष्म संरचना पेशी तंतु की, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। हालांकि अपन जब पेशी ऊतक पढ़ते हैं वहां पर भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कि पेशी तंतु की सूक्ष्म संरचना, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, पेशी तंतु की सूक्ष्म संरचना के बारे में। कि जैसे मान लीजिए पेशी तंतु है, ये है पेशी तंतु, इसका बहुत छोटे से भाग को अपन यहाँ पर बनाते हैं, बहुत छोटा सा भाग इसका। ठीक है, जिसको अपन यहाँ पर बना रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ये देखिए, ये पेशीय तंतु की सूक्ष्म संरचना अपन ने बनाई है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, जो कि ऊर्ध्व होती है, इसको अपन कहते हैं जेड लाइन। ये लाइन कौन सी है? ये जेड लाइन है, ठीक है। इसमें कुछ जेड लाइन से देख सकते हैं आप पतले तंतु जुड़े हुए हैं, पतले तंतु हैं, ये मोटे तंतु हैं। पतले तंतु जो जुड़े हुए हैं वो कौन से हैं? एक्टिन के हैं, ठीक है। जो द्वितीयक तंतु होते हैं। यहाँ पर ये जो मोटे तंतु बने हुए हैं, ये कौन से हैं? ये मायोसिन है, ठीक है। अपने ऐसी संरचना आगे भी इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों तरफ से ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटे से भाग को बनाया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ऊपर से नीचे तक उस भाग को देखिए जहाँ केवल पतले तंतु हैं, मोटे तंतु नहीं है। इस भाग को देखिए, यहाँ कोई मोटा तंतु नहीं है। इस भाग को देखिए, यहाँ कोई मोटा तंतु नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? आई बैंड। इसको अपन कहते हैं आई बैंड या लाइट बैंड कहते हैं, इसको हल्की पट्टी कहते हैं, ठीक है ना। लाइट बैंड क्योंकि यहाँ पे पतले तंतु हैं, मोटे तंतु अनुपस्थित है, जिसकी वजह से ये कैसी दिखाई देती है? ये लाइट दिखाई देती है, मतलब हल्के रंग की दिखाई देती है, तो इसको लाइट बैंड कहते हैं। बीच वाली देखिए, जहाँ पर मोटे तंतु होंगे, मोटे तंतु होंगे तो वो गहरी पट्टी दिखाई देगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? ए बैंड कहते हैं। ये डार्क बैंड कहते हैं, गहरे रंग की पट्टी, ए बैंड या डार्क बैंड कहते हैं। और इसको ए बैंड या डार्क बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि मोटे तंतु की उपस्थिति के कारण ये डार्क दिखाई देती है, ठीक है, गहरे रंग की दिखाई देती है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? डार्क बैंड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए बैंड में आप देख सकते हैं, ए बैंड में मायोसिन भी है और साइड साइड में एक्टिन भी इसके ऊपर अतिव्याप्त है, ओवरलैपिंग कर रहा है ना। ये पूरी ए बैंड है, मायोसिन की पूरी लंबाई पे ए बैंड है, तो मायोसिन की पूरी लंबाई पर ए बैंड है, तो साइड साइड में यहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों है और बीच में केवल मायोसिन है। तो ए बैंड का वो पार्ट जहां पर केवल और केवल मायोसिन होता है, उसको अपन कहते हैं एच जोन, एच क्षेत्र कहते हैं, एच जोन या एच क्षेत्र कहते हैं। और मायोसिन तंतु जो होते हैं वो बीच में इनकी मोटाई अधिक होती है, मायोसिन तंतुओं की बीच में मोटाई अधिक होती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मायोसिन होते हैं, आपने जैसे अभी अपने पढ़ा, लगभग 500 मीटर मायोसिन से मिलकर बनते हैं, तो उसमें होता क्या है, 250 के शीर्ष तो इधर होते हैं, 250 के शीर्ष इधर होते हैं, और बीच में पूंछ होती है सबकी, जो कुंडलित होती है, एक दूसरे से आके ऐसे कुंडल बना लेती है। तो इस कारण से बीच वाला भाग क्या हो जाता है? इसका मोटा हो जाता है। और ऐसे हजारों तंतु होंगे भाई, ऐसे हजारों मायोसिन होंगे वहां पर मसल में, तो अपन तो ये एक छोटा सा भाग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होता है, बीच में इसकी मोटाई अधिक होने के कारण एक लंबी सी लाइन दिखाई देने लगती है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तो बीच में हमें एक ऐसी गहरे रंग की लाइन दिखाई देती है, बीच में इनकी मोटाई अधिक होने के कारण इस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन, एम रेखा कहलाती है, ठीक है। ये एम लाइन कहलाती है। और यहाँ पर दो जेड लाइन के बीच की जो जगह है, ये एक जेड लाइन हो गई, ये दूसरी जेड लाइन हो गई भाई। यहाँ पर इन जेड लाइन के बीच की जो जगह है उसको सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। जो पेशियों की संरचना, पेशियों की क्रियात्मक इकाई है, दो जेड लाइन के बीच की जगह, देखो एक ये जेड लाइन, दूसरी ये जेड लाइन, इसके बीच की जो भाग है, ये क्या कहलाता है? ये सार्कोमियर कहलाता है, जिसमें आधी आई बैंड होती है, पूरी ए बैंड होती है, फिर आधी आई बैंड होती है, ठीक है। तो सार्कोमियर को अपन क्या बोल सकते हैं? I/2 प्लस A प्लस I/2, यही है ना सार्कोमियर, आधी आई बैंड, पूरी ए बैंड और आधी आई बैंड, ठीक है। अब देखिए पेशी संकुचन की क्रियाविधि अपन देखें, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये हो गया एक्टिन, ये हो गया मायोसिन, ठीक है। मायोसिन में जो एटीपी होता है, उस एटीपी की ऊर्जा का प्रयोग करता है, और एटीपी किसमें टूटता है? एडीपी प्लस फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जैसे ही एटीपी की ऊर्जा मिलती है इसको, ठीक है। पहले तो क्या हुआ? पहले तो भाई जो एक्टिन था, देखिए शुरुआत कहां से हुई? जैसे ही पेशीय संकुचन के सिग्नल आए, ठीक है। जैसे सिग्नल लेकर कौन आएगा भाई? सिग्नल लेकर तो नर्व ही आने वाली है, नर्व आएगी ना सिग्नल लेकर। ये नर्व जो है सिग्नल लेकर आई, कहां पर आई? पेशियों की प्लाज्मा झिल्ली पर, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या कहलाती है? सार्कोलेमा। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? सार्कोलेमा। तो हुआ क्या यहाँ पर कि नर्व जो है पेशी संकुचन के सिग्नल लेकर आई, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकला, और उस न्यूरोट्रांसमीटर कहां से जाकर जुड़ गया? सार्कोलेमा पर उपस्थित ग्राही से। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके जो अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होते हैं, तो इसकी वजह से कैल्शियम बाहर निकलता है। सिग्नल की वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बाहर निकला? कैल्शियम बाहर निकले। और जैसे ही कैल्शियम बाहर निकले, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की उस जगह से हट गए जहां से मायोसिन जुड़ने वाला था, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम निकले तो होता क्या है? जैसे ही कैल्शियम निकलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है। ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़ जाता है? ट्रोपोनिन जुड़ जाता है कैल्शियम के साथ। ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ जब जुड़ जाता है, तो जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन यौगिक होता है, वो एक्टिन की उस जगह से हट जाता है जहां से मायोसिन आकर जुड़ने वाला है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मायोसिन है वो एटीपी की ऊर्जा का प्रयोग करता है, और एटीपी की ऊर्जा का प्रयोग करके ये मायोसिन एक्टिन के साथ, यहाँ पर अभी एडीपी है, ठीक है ना, एडीपी भी है, फॉस्फेट भी है, ठीक है। मायोसिन क्या बना लेता है? एक्टिन के साथ जुड़कर क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्या बनाता है? क्रॉस ब्रिज बना लेता है। और क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद ये जो मायोसिन है उसका शीश ऐसे गति करेगा इधर, तो ये क्या करेगा? एक्टिन को इधर खींचेगा, एक्टिन को अपनी पूंछ की तरफ खींचेगा। एक्टिन को ऐसे जुड़ा है, ऐसे खींचेगा, मतलब कहां खींचेगा? अपनी पूंछ की तरफ खींचता है। तो ये देखिए, ये मायोसिन एटीपी को अपनी पूंछ की तरफ इसने खींचा, और जैसे ही पूंछ की तरफ इसने खींचा, ये जो यहाँ पर एटीपी बंधन स्थल पे एडीपी और फॉस्फेट थे, वो एडीपी और फॉस्फेट क्या हो गए? वो बाहर निकल गए। अब एटीपी बंधन स्थल क्या हो गया? फिर से खाली हो गया। अब एटीपी बंधन स्थल फिर से खाली हो गया, तो यहाँ से आकर दूसरा एटीपी जुड़ेगा। अब क्या होगा? दूसरा एटीपी जुड़ा, और दूसरा एटीपी जुड़ा, और इनके बीच का क्रॉस ब्रिज क्या हो गया? इनके बीच का क्रॉस ब्रिज टूट गया। नए एटीपी जुड़ते हैं, वह क्रॉस ब्रिज टूटता है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर नया एटीपी जुड़ा, फिर इसकी ऊर्जा का प्रयोग किया इसने, और ऊर्जा का प्रयोग करके क्या बनाया? क्रॉस ब्रिज बनाया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद इसने ऊपर जो एक्टिन था उसको ऐसे खींचा पूंछ की तरफ, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, पकड़ा, खींचा, छोड़ा, पकड़ा, खींचा, छोड़ा, पकड़ा, खींचा, इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कब तक चलते रहेगा? ये तब तक चलते रहेगा जब तक ट्रोपोनिन कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रोपोनिन जब तक कैल्शियम से जुड़ा हुआ है तब तक ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन उस स्थल से हटे हुए एक्टिन के जहां से कि मायोसिन जुड़ सकता है, तो मायोसिन को मौका मिल रहा है जुड़ने का, ठीक है ना। मायोसिन को जुड़ने का मौका मिल रहा है, वो लगातार जुड़े जा। तो अब भाई पेशीय शिथिलन होगा तो क्या होगा? पेशीय शिथिलन होगा तो ये होगा कि इन कैल्शियम को ऊर्जा का प्रयोग करके वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाता है। कैल्शियम को वापस से कहां भेज दिया जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया जाता है। और कैल्शियम जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा तो ट्रोपोनिन और कैल्शियम के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन फिर से उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से कि मायोसिन जुड़ता है, और उस जगह को ढक देंगे तो मायोसिन जुड़ना बंद हो जाएगा, और पेशियों का क्या हो जाएगा? शिथिलन हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर बैंड की अपन बात करें, जो अभी अपन बैंड पढ़ रहे थे।
देखिए अब बैंड की बात करते हैं, तो अपन ने क्या क्या बोला था, यहाँ पर कौन सी बैंड होगी, कौन सी बैंड है, इसको अपन कहते हैं आई बैंड, जहाँ पर कि मोटे तंतु एब्सेंट होते हैं, आई बैंड या लाइट बैंड कहते हैं, ये मैंने पढ़ा था। ये भी क्या है, यहाँ पर आई बैंड है या लाइट बैंड, ठीक है। ये पूरी क्या है, ए बैंड है, ए बैंड या इसको अपन क्या बोलते हैं, डार्क बैंड। और डार्क बैंड का वो पार्ट जहाँ पर डार्क बैंड का ही भाग है, जहाँ पर कि एक्टिन नहीं है, केवल मायोसिन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एच जोन कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जगह, दो जेड लाइन के बीच की जगह क्या कहलाती है, दो जेड लाइन के बीच की जगह अपन ने कहा था इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। अब पेशीय संकुचन में क्या हुआ, ये तो सामान्य अवस्था है। पेशीय संकुचन में क्या हुआ कि ये जो एक्टिन थे, ये जो मायोसिन थे, इन्होंने एक्टिन को पकड़ा, इधर पे मायोसिन के हेड थे, इसको देखो, मायोसिन इन्होंने एक्टिन को पकड़ा, अपने साथ में संपर्क में जो एक्टिन थे उसको पकड़ा और कहां खींचा, अपने पूंछ की तरफ खींचा, बीच में खींचा, इधर खींचा। जब बीच में खींचा तो क्या हुआ, तो कुछ कहानी इस तरह से बन गई। जब इनको दोनों तरफ से पकड़ के खींचा गया तो ये पास में आ गए और ये जेड लाइन भी पास में आ गई, देखो जेड लाइन पास में आ गई, ये आप देख सकते हो, ये पास में आ गए। ये देखिए एक्टिन तंतु जो है पास में आ गए, ऐसे सभी जगह सब हुआ होगा इस तरीके से। तो यहाँ वाले मायोसिन भी पास में आ गए, ये हुआ ना संकुचन के दौरान, ठीक है। तो जब पास में आए तो क्या हुआ, पास में आए तो सबसे पहले तो ये हुआ, ये सार्कोमियर जो था वो छोटा हो गया। देखिए पेशीय संकुचन में सार्कोमियर क्या हुआ, ये छोटा हो गया, साइज कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि जेड लाइन पास में आ गई। आई बैंड अपन किसको कहते थे, जिसमें केवल और केवल एक्टिन हो, तो देखो ऐसी आई बैंड वाली जगह तो बहुत कम बच गई, तो आई बैंड अपन कहते हैं, ये जो आई बैंड थी या तो बहुत छोटी हो जाएगी या गायब हो जाएगी। आई बैंड जो होगी या तो अदृश्य होगी या छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत छोटी हो जाती है आई बैंड। अच्छा ए बैंड का क्या हुआ, ए बैंड देखो, ए बैंड तो मायोसिन की पूरी लंबाई पर थी, तो ए बैंड तो अभी भी उतनी है, क्योंकि मायोसिन और एक्टिन की लंबाई में परिवर्तन थोड़ी हुआ है, बस एक्टिन मायोसिन के ऊपर सरक के आ गए, ठीक है ना। तो मायोसिन की जितनी लंबाई थी वो लंबाई उतनी है, तो ए बैंड तो क्या है, ए बैंड तो सेम रहेगी भाई, ए बैंड में कोई दिक्कत थोड़ी हुई, ठीक है ना। लेकिन ए बैंड का वो भाग जहाँ केवल मायोसिन था वो गायब हो गया, बहुत छोटा रह गया, एच जोन जिसको अपन कहते थे, क्योंकि एक्टिन आ गया तो पास में, तो मायोसिन ए बैंड का वो भाग जहाँ केवल मायोसिन था वो भाग बहुत छोटा हो गया है, तो एच जोन क्या हो गई है, एच जोन या तो अदृश्य हो जाएगी और ज्यादा संकुचन हो जाएगा तो बिल्कुल पास आ जाएंगे, एच जोन तो गायब ही हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। और एक्टिन व मायोसिन तंतु की लंबाई ये सेम रहेगी, ध्यान रखना, किसी भी तंतु की लंबाई में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर सरकते हैं। मायोसिन फिक्स होता है, वो अपने हेड से एक्टिन को जोड़ता है और ऐसे सरकाता रहता है। तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो लंबाई में परिवर्तित नहीं होते, केवल एक्टिन मायोसिन के ऊपर सरकता है, इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको क्या नाम दिया गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से पेशियों का संकुचन हुआ, पेशी तंतु का, और जब पेशी तंतु का संकुचन होगा तो जब सारे पेशी तंतु संकुचित होंगे तो पेशी भी तो संकुचित होगी, ठीक है। पेशी तंतु का शिथिलन होगा तो पेशियों का भी शिथिलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पेशी तंतु किस तरह से संकुचित हो रहा है और शिथिलन हो रहा है वो बने यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अपन पेशियों से संबंधित कोई विकार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विकार या डिसऑर्डर, तो देखिए विकार या डिसऑर्डर में सबसे पहले मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये स्व प्रतिरक्षा रोग है। स्व प्रतिरक्षा रोग पता है ना, जो खुद की प्रतिरक्षा तंत्र के कारण होता है, इसमें खुद का ही प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं के लिए, शरीर की किसी संरचना के लिए एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जैसे कि अभी अपन ने बात करी थी कि तंत्रिका जो है उससे सिग्नल आएंगे, पेशी सार्कोलेमा पर जुड़ेंगे, सार्कोलेमा पर इसके ग्राही होते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन निकलेगा और ग्राही से जुड़ेगा। लेकिन इसमें स्व प्रतिरक्षा रोग के कारण ये ग्राही जो है नष्ट हो जाते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग के कारण क्या होता है, सार्कोलेमा जो होती है पेशियों की, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है सार्कोलेमा के ग्राही, वो सार्कोलेमा के ग्राही क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो स्व प्रतिरक्षा के कारण और सार्कोलेमा के ग्राही नष्ट होंगे तो पेशीय संकुचन का सिग्नल तो आएगा लेकिन वो पेशियों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ग्राही ही नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग, मायस्थेनिया ग्रेविस। ऐसे ही स्व प्रतिरक्षा रोग को हम मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। मतलब एक तरह से पैरालिसिस हो जाएगी भाई, पैरालिसिस या जिसको लकवा मारना बोलते हैं, पैरालिसिस, लकवा मार जाएगा कि सिग्नल तो आ रहा है लेकिन पेशी संकुचन नहीं होगा। तो लकवा मारने का एक कारण ये भी हो सकता है। देखिए पैरालिसिस या लकवा के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है, इसी के कारण होता है ये नहीं बोल रहा है, उन सब कारणों में से एक कारण ये भी है। दूसरा जो होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है अनुवांशिक विकार है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, अनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन नहीं बनता डिस्ट्रॉफिन, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन बनाने वाले जीन अनुपस्थित होता है। डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का जो जीन होता है वो अनुपस्थित होता है। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का काम क्या है, जैसे मान लो ये ग्राही है, अभी ग्राही तो सही सलामत है, तो इसमें नष्ट हुए थे पहले वाले में ग्राही, यहाँ से एसिटाइल कोलिन जुड़ा, अंदर क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कैल्शियम आयन है। तो यहाँ से जो आवेग आया है वो आवेग की सूचना किसको जाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जाएगी और वो कैल्शियम मुक्त करेगा तो पेशियों का संकुचन होगा। उस आवेग की सूचना को ले जाने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, डिस्ट्रॉफिन चाहिए। लेकिन अगर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन ना हो तो पेशीय संकुचन के जो है वो सिग्नल आएंगे, संकेत आएंगे, सार्कोलेमा पर आवेग भी आएगा, लेकिन क्या वो आवेग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पहुंचाने वाला कौन था, पहुंचाने वाला तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन था। जब पहुंचेगा नहीं तो पेशियों का संकुचन नहीं होगा, वही अगेन वो क्या हो जाएगी, पैरालिसिस वाली बात हो जाएगी, यहाँ पर लकवा मारने वाली, ठीक है ना। पैरालिसिस इसी को क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं टिटेनी। भाई टिटेनी जो होता है बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बॉडी फ्लूइड जो होता है, शरीर का जो द्रव्य होता है, जैसे कि ऊतक द्रव्य हो गया, ये यहाँ पर आप देख लो साइटोप्लाज्म हो गया या बाहर ऊतक द्रव्य हो गया, इनमें कैल्शियम की कमी हो जाए तो टिटेनी हो जाती है। इनमें कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है कि हमारी जो पेशियां है वो अपने आप ही संकुचित होने लगती है बिना किसी आवेग के। जैसे ये हमारी पेशी है, मान लो ये हम जब आवेग आएगा तभी संकुचित होगी। अगर मान लो ये हमारी अच्छी पेशी है और बिना आवेग के ही संकुचित होने लगे, अपने आप ही संकुचित हो जाए, उसको टिटेनी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये टिटेनी पेशियों का अचानक से संकुचित होना है, स्पाज्म, अचानक से संकुचित होना मतलब स्पाज्म, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाज्म कहते हैं, पेशियों का अचानक संकुचन। और ये अचानक संकुचन क्यों होता है, क्योंकि शरीर के द्रव्य में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, उसके कारण से होता है, ठीक है। तो शरीर के द्रव्य में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो होता क्या है, ये जो कैल्शियम है ये अपने आप ही बाहर निकलने लगता है कैल्शियम को पूरा करने के लिए, बिना किसी आवेग के ही बाहर निकलने लगता है ये कैल्शियम, क्योंकि बाहर के द्रव्य में क्या है, कैल्शियम की कमी है, तो ये कैल्शियम अपने आप ही बाहर निकलेगा बिना किसी आवेग के, जिससे कैल्शियम के लेवल को मैनेज किया जा सके। और जब कैल्शियम बाहर निकलता है तो आपको पता है क्या होता है, संकुचन होगा तो पेशी बिना आवेग के क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ठीक है। तो ये थी मैकेनिज्म पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की।